देखो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर दिष्ट धारा शंट जनित्र का शंट फील्ड निम्न धारा ले रहा है। ठीक है, अब जो हमारी वाइंडिंग है उसमें शंट फील्ड वाइंडिंग वो करंट के ले रही है, बहुत निम्न करंट ले रही है, और फिर भी देखो क्या हो रहा है, उसमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। करंट बहुत कम लेता है, उसके बाद भी इसमें चुंबक जो बन रहा है वो शक्तिशाली बन रहा है। अब पूछ रहा है कि यह इसलिए होता है क्योंकि किस कारणवश जो होता है हमारा ये शक्तिशाली चुंबक बनता है। अब इसका मतलब देखिए करंट अगर कम ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। अगर प्रतिरोध अधिक है तो उसमें टर्नों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अगर टर्नों की संख्या अधिक होगी तो करंट कम लेगा, जिससे क्या होगा, शक्तिशाली चुंबक उसमें बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है देखो कुंडली का प्रतिरोध उच्च होता है। दूसरा कह रहा है कि तार मोटी होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोर का पदार्थ चुंबकीय होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अधिक टर्न होते हैं। देखो एक्यूरेट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा अधिक टर्न। जब टर्नों की संख्या अधिक होगी तभी क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। तो मेन ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। टर्नों की संख्या अधिक होने के कारण वो करंट कम लेता है और जिससे क्या होता है, हमारा शक्तिशाली चुंबक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है देखो एक पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र की चाल यदि स्थिर रखी जाए। अब जो हमारा जनरेटर है देखो उसकी चाल क्या है, यहाँ पर स्थिर है और पृथक उत्तेजित है। तो दूसरा कारण बताइए जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रभावित करता है। अब कौन सा यहाँ पर ऐसा फैक्टर रहेगा जो हमारे ईएमएफ को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब कांस्टेंट देखो क्या है, उसकी चाल क्या है, यहाँ पर स्थिर है। तो ईएमएफ जो हमारा इक्वल होता है वो होता है Z∅N/60A। अब स्पीड को हमने कांस्टेंट कर दिया है, इसका मतलब क्या होगा, देखो उसकी ये फ्लक्स हो सकता है वो हमारा क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। दूसरा क्या है, उसमें कंडक्टरों की संख्या तो समान रहती है, वो पहले से ही फिक्स हो आता है Z, और N जो स्पीड होती है वो क्या दे रखा है, उसने पहले से ही स्थिर दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्षेत्र फ्लक्स सामर्थ्य, यानी कि हमारा जो फ्लक्स होगा वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, जिसके कारण देखो हमारा क्या हो सकता है, विद्युत वाहक बल प्रभावित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि कौन सी जनित्र अवशिष्ट चुंबक के बिना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है। अब जो हमारा बिगर अवशिष्ट चुंबक के भी वोल्टेज पैदा कर सकता है वो होता है हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पृथक उत्तेजित में क्या करते हैं, हम डीसी सप्लाई को बाहर से देते हैं, और जब बाहर से डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, वो खुद का चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, इसको अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, ए राइट आंसर रहेगा। अगर हमारा ये सेल्फ एक्साइटेड की बात करेगा तो वहां पर क्या होगा, अवशिष्ट चुंबक का होना क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है, जो स्व उत्तेजित होता है। पृथक उत्तेजित में कोई हमको यहाँ पर अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो एक दिष्ट धारा शंट जनित्र की पूर्ण भार पर वोल्टेज अभिलक्षण थोड़ा सा क्या होता है। देखो जो हमारा शंट जनरेटर होता है इसका क्या होता है, लोड बढ़ाने पर इसकी वोल्टेज में थोड़ा कमी आती है। ठीक है, और जो सीरीज जनरेटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है, डिफरेंशियल में भी बहुत ज़्यादा कमी आती है, मगर जो शंट होता है इसमें थोड़ा सा कमी आती है। हम कह सकते हैं कि कमी इसमें आती है, तो इसका आंसर रहेगा देखो थोड़ा सा झुकवा। झुकवे का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज में थोड़ा सा क्या हो रही है, हमारी कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में कुछ वक्र दिखाए गए हैं, इनमें से एक विभेदी यानी कि संयुक्त डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के भार अभिलक्षण वक्र को छाटिए। देखो जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है इसका जो अभिलक्षण होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो इसका होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे ईएमएफ में चेंजेस होता है, तो उसको हमें ढूंढना है डिफरेंशियल के केस में। देखो ऑप्शन नंबर डी में देखो वोल्टेज क्या है यहाँ पर हो रहा है और इसमें चेंजेस क्या है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका आंसर रहेगा। अब देखो डी किस में लिखा है, डी लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, क्योंकि ए में जो हमको ग्राफ दिखा रखा है वो डी दिखा रखा है, और डी ग्राफ में ही क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज और करंट में, लोड करंट में बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है, इसलिए हमारे डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवशिष्ट चुंबक जिसको बोलते हैं हम रेसिडुअल मैग्नेट का होना महत्वपूर्ण नहीं होता है यदि जनित्र हमारे पास कौन सा हो। देखो हमने अभी जाना है कि जो हमारा
जनरेटर पृथक उत्तेजित होता है, उसमें कोई हमें रेसिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड होता है उसमें हमको अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर पृथक उत्तेजित, जिसको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। तो इसमें क्या होता है, देखो जो हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है इसको रेसिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इसको बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं, और जब डीसी सप्लाई बाहर से देते हैं तो ये क्या करेगा, खुद का चुंबक बना लेता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्टता बनाने के लिए शंट क्षेत्र परिपथ का प्रतिरोध होना चाहिए। बोल्टता बनाने के लिए जो शंट फील्ड का हमारा प्रतिरोध होना चाहिए, शंट प्रतिरोध होता है, ये क्रिटिकल प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये वोल्टेज को क्या करेगा, बना पाएगा। अगर शंट का रेजिस्टेंस क्रिटिकल वोल्टेज से अधिक होता है तो वो हमारा वोल्टेज को बना नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, इसका बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक स्व उत्तेजित दिष्ट धारा शंट जनित्र में वोल्टता पैदा नहीं हो रही है। हमारे पास जो जनरेटर है उसमें क्या है, वोल्टेज पैदा नहीं हो रहा है। वोल्टेज पैदा नहीं हो रहा तो इसका कारण पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हो सकता है। अब जनरेटर देखो कौन सा है, स्व उत्तेजित है, तो स्व उत्तेजित जनरेटर है तो उसमें क्या होगा, हो सकता है उसका अवशिष्ट चुंबक खत्म हो सकता है उसका घूमने की दिशा में कोई दिक्कत हो। देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्षेत्र धारा की दिशा व घूमने की दिशा में संबंध ठीक नहीं हो, तो ये भी कारण हो सकता है हमारा वोल्टेज को पैदा नहीं करने का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि दिष्ट धारा शंट जनित्र अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः स्थापित किया जा सकता है। मान लो हमारा कोई डीसी जनरेटर है, शंट जनरेटर, उसका अवशिष्ट चुंबक क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब उसे हमें क्या करना है, देखो दोबारा यानी कि पुनः स्थापित करना है। तो पुनः स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, हम बाहर से एक बैटरी सोर्स द्वारा उसको सप्लाई देते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, एक चुंबक का निर्माण होता है, और इसी चुंबक को हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। शंट क्षेत्र को थोड़ी देर तक बैटरी से जोड़ते हैं, जिससे क्या होगा, उसमें चुंबक का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि दिष्ट धारा जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है। किस कारण से हमारा अवशिष्ट चुंबक देखो खत्म होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अचानक लघु परिपथ होने से, यानी कि अचानक हमारा क्या हो रहा है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जिससे हमारा क्या होता है, अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो जाता है। राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखो कहता है कि मशीन में अति भारित होना, जब हम अपने मशीन में ओवरलोड कर देंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है देखो लंबे समय से काम में न लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है लास्ट वाला ऑप्शन भी, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक किसी को नहीं चलाते हैं डीसी जनरेटर को, तो इसका अवशिष्ट चुंबक क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो सारे इसके क्या रहेंगे, राइट आंसर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है कि एक दिष्ट धारा शंट जनित्र में पूर्ण भार पर वोल्टेज अभिलक्षण यानी कि वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कितने भार पर, फुल लोड पर। तो डीसी जनरेटर कौन सा है, देखो यहाँ पर हमारा शंट जनरेटर है। जब भी इसमें क्या होता है, लोड फुल होता है तो इसकी वोल्टेज क्या होती है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, वोल्टेज की विशेषता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्या होता है हमारा, वो झुक जाता है, यानी कि वोल्टेज थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है देखो निम्न जनित्रों में से कौन सा जनित्र स्थिर वोल्टेज पर बैटरी चार्जिंग में काम आता है। देखो जब भी हमारी बैटरी चार्जिंग की बात होती है तो यहाँ पर हम जनरेटर यूज करते हैं शंट जनरेटर का। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी, शंट जनरेटर। क्योंकि शंट जनरेटर में क्या होता है, हमको वोल्टेज कांस्टेंट मिलती है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो हम जनरली यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, वो शंट जनरेटर को करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कहता है कि दिष्ट धारा शंट जनित्र के आर्मेचर में धारा IA से दर्शाई जाती है। देखो आर्मेचर करंट जो हमारे शंट जनरेटर में होता है वो इक्वल होता है हमारा लोड करंट प्लस शंट करंट का। दोनों की करंट को जो हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारे आर्मेचर करंट का मान वहाँ पर निकल जाता है। तो
ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर ये सीरीज जनरेटर की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, तीनों करंट बराबर होती है, आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट, और इसमें क्या होगा देखो, और सीरीज फील्ड करंट भी हमारा इक्वल रहता है, क्योंकि सीरीज सर्किट में क्या होती है, करंट हमेशा समान होती है। मगर यहाँ पर हमसे शंट का पूछ रहा है तो आर्मेचर करंट बराबर हो जाएगा लोड करंट प्लस शंट करंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो, यदि शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाहरी प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। अब हमने क्या करा है देखो, जो हमारा शंट जनरेटर के शंट फील्ड में बाहर से रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब देखो रेजिस्टेंस अगर ऐड हो रहा है तो उस कारण जो हमारी इसमें वोल्टेज होती है वो वोल्टेज थोड़ा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा बी, जनरेटर की वोल्टेज थोड़ा सा घट जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिष्ट धारा शंट जनरेटर के बाहरी अभिलक्षण यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक संबंध दर्शाते हैं। देखो किसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की हो रही है। हमारे जो जनरेटर होते हैं इसमें दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो यहाँ पर एक्सटर्नल की जब बात होती है देखो, ये हमारा होता है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच में, ठीक है, क्योंकि बाहर की बात हो रही है। जब इंटरनल की बात होती है तो ये होता है आर्मेचर करंट और ईएमएफ के बीच में। हमसे यहाँ पर पूछता है एक्सटर्नल, तो देखो एक्सटर्नल में क्या मिलता है हमको, जनरेटर के किसी बाहर हम क्या लगाते हैं, जनरेटर के बाहर लोड लगाते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा लोड धारा, देखो एक ही में लोड धारा दे रखा है ऑप्शन में। दूसरा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज जो मिलती है हमको, ये भी क्या मिलती है, जनरेटर के बाहर मिलती है। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को याद करने का सिंपल सा तरीका है, जो जिसमें चीजें बाहर लगती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो क्या लगता है, बाहर लोड लगता है तो लोड क्या लेगा, करंट लेगा, और उसके टर्मिनल पर क्या दिखती है, टर्मिनल वोल्टेज दिखती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर सी रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज व भार धारा के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जनित्र सभी प्रकार के भारों पर स्थिर बोल्टता देगा। ये विलंगता नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये बोल्टता। कौन सा जनरेटर हमारा ऐसा होता है जो क्या करता है, हमको स्थिर वोल्टेज देता है किसी भी प्रकार के लोड में, चाहे लोड कम हो चाहे लोड उसमें ज़्यादा हो। तो ये जनरेटर होता है हमारा लेवल कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं देखो समतल संयुक्त जनरेटर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा लेवल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक 6 ध्रुव दिष्ट धारा जनित्र का आर्मेचर तरंग कुंडलित है, यानी कि वाइंडिंग कौन सी कर रखी है, देखो वेव वाइंडिंग कर रखी है। यदि आर्मेचर लैप कुंडलित कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखो पहले वाइंडिंग हमने जो कर रखी है वो वेव वाइंडिंग कर रखी है, अब उसी आर्मेचर में हम क्या कर रहे हैं, लैप वाइंडिंग कर रहे हैं। तो पूछता है कि उसके विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो पोलों की 6 पोल इसमें दिखाए गए हैं और वेव वाइंडिंग है। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, हमेशा 2 होती है। अब हमें वाइंडिंग कौन सी करनी है, उसके बाद लैप वाइंडिंग करनी है। और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 6 होती है, यानी कि पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम 6 को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आता है, देखो 3 आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब देखो वेव वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज के लिए यूज करते हैं और लैप वाइंडिंग को अधिक करंट के लिए यूज करते हैं। अब होगा क्या, जब इसमें हम लैप वाइंडिंग करेंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और ये कम कितना होगा, उसका 3 गुना वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर करंट की बात नहीं वोल्टेज की बात पूछी जा रही है, यानी कि ईएमएफ की बात पूछता है। तो ये क्या होगा, इसका 3 गुना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, 3 गुना क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक शंट जनित्र 1500 आरपीएम चाल पर 250 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है। देखो आरपीएम कितनी है हमारी, 1500 है। 1500 की स्पीड में घूमने में जनरेटर ने वोल्टेज पैदा करी है हमारी 250 वोल्ट। यदि इसकी चाल 1200 आरपीएम कर दी जाए तो इसकी उत्पन्न वोल्टेज होगी। अब देखो हमने क्या करा है, इसकी आरपीएम को कम कर दिया है। आर्मेचर की आरपीएम कम करने पर वोल्टेज भी क्या पैदा होती है, कम होती है।
तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं N2 अपॉन N1 इजिकल टू E2 अपॉन E1। तो N1 का मान हमारे पास कितना है, 1500 है। N2 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 1200 है। और E1 का मान कितना दे रखा है हमको, 250 दे रखा है। E2 की वैल्यू हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या होता है देखो, N2 अपॉन N1 यानी कि 1200 बट्टे कितना हो जाएगा 1500। और फिर क्या होता है देखो E2 अपॉन E1। तो E2 का मान हमें ज्ञात करना है, E1 कितना दे रखा है हमको 250 वोल्ट। अब जब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो 1200 गुणा 250 अपॉन 1500। जब 1500 से हम भाग करते हैं इन दोनों को तो क्या मिलता है हमको आंसर यहाँ पर 200। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, डी राइट आंसर रहेगा। 200 वोल्ट हमको क्या मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कह रहा है कि लघु शंट संयुक्त जनरेटर में शंट धारा होगी। अब यहाँ पर लघु का मतलब होता है शॉर्ट शंट जनरेटर की ये बात कर रहा है। तो जब भी हम शॉर्ट शंट जनरेटर की बात करते हैं तो इसकी जो करंट होती है तो क्या होती है, देखो किस करंट की बात कर रहा है वो, शंट करंट की। तो शंट करंट इक्वल टू होता है V प्लस आई एस सी आर एस सी अपॉन आर एस एच। क्योंकि देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V अपॉन आर। तो V कौन सी काम करेगी इसमें हमारी, एक हमारी वोल्टेज, दूसरा हमारा कौन सा सीरीज का ड्रॉप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर होगा। आई एस एच बराबर V प्लस आई एस सी आर एस सी अपॉन आर एस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब एक दिष्ट धारा श्रेणी जनरेटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तो यह कार्य करता है। अब देखो जो हमारा जनरेटर बात हो रही है वो किसकी हो रही है, यहाँ पर सीरीज जनरेटर की बात हो रही है। तो जब भी हम सीरीज जनरेटर को यूज करते हैं तो कैसे करते हैं इसको, बूस्टर के रूप में। तो बूस्टर का ऑप्शन कौन सा है इसमें, देखो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर के रूप में हम जिस जनरेटर का यूज करते हैं वो जनरेटर होता है हमारा यहाँ पर सीरीज जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका राइट आंसर, डी रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक दिष्ट धारा जनित्र पर भार बढ़ाने से टर्मिनल वोल्टेज में कमी आ जाती है। अब जैसे ही हमने शंट जनरेटर में लोड बढ़ाया है तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज देखो क्या हो रही है, थोड़ा कम हो रही है। इस वोल्टता को स्थिर रखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको स्थिर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी वोल्टेज क्या होती है हमारे एक कांस्टेंट रूप में कार्य करे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरेटर होता है इस जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में क्या कर देंगे, प्रतिरोध को कम कर देते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग में अगर प्रतिरोध को कम कर देंगे तो हमारी वोल्टेज क्या होती है यहाँ पर स्थिर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा, देखो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी। क्योंकि क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है उसकी वोल्टेज क्या आती है, स्थिर हो जाती है यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक 500 ओम का प्रतिरोध 50 वोल्ट की पर्दाय के साथ जोड़ा गया है, धारा का मान होगा। अब हमारा देखो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 500 है और वोल्टेज कितनी है हमारी यहाँ पर 50 वोल्ट है। और पूछता क्या है करंट का मान। तो I बराबर क्या होता है V अपॉन आर। तो 50 को भाग कर देंगे किससे हम यहाँ पर 500 से। तो जब भाग करते हैं तो क्या होगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 5 को भाग करेंगे किससे, 50 से। तो क्या आएगा हमारा 0.1 एम्पियर, ठीक है। और 0.1 एम्पियर को अगर हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा हमारा वहाँ पर वो 100 मिली एम्पियर, ठीक है। क्योंकि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। अब 0.1 की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 100 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि यदि एक दिष्ट धारा जनित्र है, ठीक है, कौन सा जनरेटर है हमारे पास, डीसी जनरेटर है, और तो इसके फील्ड शू में अवशिष्ट चुंबक का होना आवश्यक नहीं होता है। देखो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेसिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता हमको कब नहीं पड़ती है, जब हमारा जनरेटर कौन सा होगा यहाँ पर पृथक उत्तेजित यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में किसी हमको अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। पृथक उत्तेजित जनरेटर में किसी भी हमको अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में वोल्टेज बनाने के लिए आवश्यक होता है। अब जनरेटर देखो क्या है, हमारे पास स्व उत्तेजित है, तो इसमें वोल्टेज बनाने के लिए क्या हमारे पास आवश्यकता होना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है देखो फील्ड कोर में अवशी चुंबक का होना, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसमें फील्ड में जब अवशी चुंबक होगा तभी हम वोल्टेज को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट कहता है कि फील्ड प्रतिरोध, फील्ड परिपथ का प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो रहा है, हमारा राइट आंसर होता है। जब हमारा क्रिटिकल प्रतिरोध क्या होगा, शंट फील्ड से कम होगा, तभी वो क्या करेगा, वोल्टेज को बना पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है देखो फील्ड करंट व घूमने की दिशा में सही होना चाहिए। जब फील्ड की करंट की डायरेक्शन और घूमने की डायरेक्शन दोनों सही होगी, तभी क्या होगा, वो वोल्टेज को बना पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज क्या होते हैं, हमारे एक स्व उत्तेजित जनरेटर के सभी टर्म्स कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्व उत्तेजित यानी कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनित्र वोल्टेज बनाने में असमर्थ हो रहा है। अब देखो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है और वोल्टेज बनाने में क्या हो रहा है, ये असमर्थ हो रहा है। इसका कारण निम्नलिखित में से एक होता है। क्या होता है इसका कारण, हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर वोल्टेज नहीं बना पा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शंट क्षेत्र प्रतिरोध का मान क्रिटिकल प्रतिरोध से कम है, तो ये ऑप्शन तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो वोल्टेज बनाने की कंडीशन है और हमसे क्या पूछता है, वोल्टेज बनाने में असमर्थ है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो कह रहा है कि जनित्र पर भार नहीं है, तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्य से चाल से अधिक चाल पर चल रहा है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है देखो फील्ड करंट की दिशा व घूमने की दिशा में संबंध उपयुक्त नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर कोई स्व उत्तेजित जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पा रहा है तो उसका कारण क्या होगा, क्योंकि उसकी फील्ड की करंट की डायरेक्शन और घूमने की डायरेक्शन सही नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक दिष्ट धारा जनित्र में यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो तो क्या होगा। तो देखो इस कंडीशन में उसमें कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि डीसी जनरेटर का नियम कहता है जो हमारा शंट क्षेत्र का प्रतिरोध होता है वो क्रिटिकल प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी वोल्टेज क्या करता है, वो पैदा कर पाता है। अब ये पूछता है कि प्रतिरोध तो अधिक हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जनरेटर कोई वोल्टेज पैदा नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में जिसमें लोड बढ़ाने से लाइन ड्रॉप बढ़ते हैं। अब लोड को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप देखो बढ़ते हैं के लिए सर्वोत्तम जनरेटर कौन सा होगा। तो इनमें से अगर हम कौन सा जनरेटर का यूज करें जिससे क्या होगा, वो सही तरीके से काम करेगा। देखो ओवर कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, इसमें लोड बढ़ाने में भी ये क्या करता है, इसकी वोल्टेज में कोई कमी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक विभक्त संयुक्त यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के संयोजन बदल कर अधिक कंपाउंड यानी कि ओवर कंपाउंड जनरेटर में बदला जा सकता है। किस कंडीशन में हम अपने डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को ओवर कंपाउंड जनरेटर बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को क्या बनाना है, यहाँ पर ओवर कंपाउंड जनरेटर बनाना है। तो इसके लिए जो बदला जा सकता है तो क्या बदलेंगे, देखो हमको इसके जो सीरीज फील्ड के कनेक्शन होते हैं वो बदलने पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संयुक्त जनित्र समतल संयुक्त जनित्र कहलाता है, यानी कि लेवल कंपाउंड की बात कर रहा है, तब इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या होती है। तो आउटपुट वोल्टेज इसकी क्या होगी, स्थिर रहेगी, क्योंकि कौन सा जनरेटर हमारे पास ये समतल को हम क्या बोलते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर। और लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं होता है लोड बढ़ाने पर भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। भार बढ़ाने पर भी क्या रहता है, उसकी वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज की क्या रहती है, स्थिर रहती है, जिसे हम कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या रहती है, इसकी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर की ध्रुवता को बदला नहीं जा सकता। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एक डीसी जनरेटर की पोलैरिटी हमें चेंज नहीं करनी है, तो किस कंडीशन में पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि फील्ड करंट को उल्टा कर दें।
नेक्स्ट कहता है कि घूमने की दिशा को उल्टा कर दें यानी कि बदल दें, तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसकी करंट की पोलैरिटी बदल जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये पूछता है कि नहीं, तो ये तो कारण है उसके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फील्ड करंट की दिशा या आर्मेचर की दिशा को बदल कर घूमने की, ठीक है, किसकी दिशा, आर्मेचर की घूमने की दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट होता है। और वो पूछ क्या रहा है, देखो नहीं, अब देखो फील्ड करंट की दिशा वो आर्मेचर की घूमने की दिशा को बदल कर, तो ये हमारा क्या हो सकता है, इसका नहीं वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो एक ही चीज को हमें बदलना होता है, या हम फील्ड की करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, या हम किसको कर दें, आर्मेचर के घूमने की दिशा को चेंज कर दें। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, देखो दोनों की दिशा, तो दोनों की दिशा को चेंज करके हम कभी भी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि डीसी शंट जनरेटर का क्या एप्लीकेशन होता है। तो डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन देखो कहाँ करते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमें कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि डीसी जनरेटर, किस जनरेटर की बात हो रही है, यहाँ पर डीसी जनरेटर की बात हो रही है, में वोल्टेज का निर्माण नहीं हो रहा है, तो मुख्य कारण क्या होगा। देखो जनरेटर में वोल्टेज पैदा नहीं होने का कारण पूछता है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जनरेटर रेटेड गति से चलाना है, तो जब जनरेटर रेटेड गति से चल रहा है तो वोल्टेज तो उत्पन्न होगी, तो वो नहीं पूछता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो कह रहा है कि क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध, क्षेत्र क्रिटिकल प्रतिरोध से क्या है, अधिक है। देखो जब हमारा क्या होगा, फील्ड का रेजिस्टेंस क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होगा, उस कंडीशन में हमारा जनरेटर कोई वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है कि कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर का एक उपयोग होता है, यानी कि जो हमारा कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। देखो कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं, क्योंकि जैसा ही हमारा शंट जनरेटर होता है कांस्टेंट वोल्टेज के लिए रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर, वैसे ही हमारा क्या करता है, कंपाउंड जनरेटर भी वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निम्न में से एक कारण है सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबक होने का, यानी कि कोई हमारा डीसी जनरेटर है और उसका अवशिष्ट चुंबक देखो समाप्त हो चुका है, तो खोने का कारण पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या होगा। पहला ऑप्शन कहता है कि आर्मेचर को ठीक से पटलित नहीं है, यानी कि परतदार नहीं है, तो ये तो होता नहीं है। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि जनरेटर एक लंबे समय से निष्क्रिय है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपयोग ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का है। अब ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पर रेलवेज में, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, वोल्टेज हमको ज़्यादा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, बी राइट आंसर रहेगा। लोकोमोटिव में हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अलग से उद्दीपन डीसी जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा जाता है, ठीक है। अलग से उद्दीपन का मतलब होता है हमारा जनरेटर कौन सा है, यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, जो डीसी सप्लाई होती है वो बाहर से जुड़ी होती है। तो ये पूछ रहा है कि फील्ड वाइंडिंग किस चीज से जुड़ी होती है, तो किससे जुड़ी होती है, यहाँ पर बाहरी सप्लाई से। तो ऑप्शन नंबर सी किसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग में इनमें से कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है। देखो जब भी आर्क वेल्डिंग की बात होती है तो वेल्डिंग में हम जो जनरेटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का ही हम कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग जनरेटर सेटों में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि एक डीसी में 4 पोल मशीन वेव वाइंडिंग का उपयोग किया गया है। अब कोई हमारे पास डीसी मशीन है, इस डीसी मशीन में क्या हो रहा है, देखो पोल कितने हमारे 4 हैं और वाइंडिंग कौन सी है, वेव है। और समांतर पथों की संख्या पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। चाहे पोल हमारे 4 हो, चाहे पोल हमारे 6 होते हैं, चाहे पोलों की संख्या 8 होती है, तो वेव वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो डीसी जनरेटर में आरंभिक फ्लक्स निम्न में के कारण पैदा होता है, यानी कि स्टार्टिंग फ्लक्स किसके कारण पैदा होता है, किसमें, डीसी जनरेटर में। अब यहाँ पर ये जनरेटर पूछ नहीं रहा है कि जनरेटर हमारा कौन सा है, तो ये होता है अवशिष्ट चुंबक के कारण। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा रेसिडुअल मैग्नेट होता है इसके कारण ही क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग फ्लक्स उत्पन्न होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम डीसी जनरेटर का क्षेत्र बढ़ाते हैं, अब किसकी बात करा रहा है, देखो फील्ड बढ़ाने की बात कर रहा है, तो आउटपुट ईएमएफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो इसकी जो आउटपुट होती है एक कंडीशन तक बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा, सैचुरेशन कंडीशन इसको बोलते हैं हम। सैचुरेशन होने के बाद वो नहीं बढ़ता है, मतलब हम फील्ड को क्या कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, मगर एक कंडीशन ऐसी आएगी उसके बाद में वोल्टेज में कोई इंक्रीज नहीं होगा, और जिस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पर सैचुरेशन कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब एक चुंबकीय संतृप्ति को बोलते हैं सैचुरेशन, नहीं होता तब तक बढ़ेगा, उसके बाद ये नहीं बढ़ता है। सैचुरेशन कंडीशन के बाद भी कोई भी वोल्टेज हमारी इंक्रीज नहीं होती है, ईएमएफ में कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक तो निम्न में से ऑर्डर का होता है, यानी कि कितना परसेंट हमारा एक कोई भी जनरेटर हो उसमें जो रेसिडुअल मैग्नेट की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है। तो ये होती है देखो हमारा 2.5%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कोई भी हमारा जनरेटर होता है, उस जनरेटर में जो हमारे रेसिडुअल मैग्नेट यानी कि अवशिष्ट चुंबक रहता है उस पर वो 2.5% मैक्सिमम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भार पर डीसी जनरेटर शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज होगा। देखो जब भी लोड होता है तो क्या होता है, हमारा जिसकी टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है वो घटती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर सी रहेगा। जब भी हम शंट मोटर में लोड को बढ़ाएंगे तो उसकी वोल्टेज क्या होती है, थोड़ा सा क्या होती है, झुक जाती है, यानी कि थोड़ा कम हो जाती है, जिसको बोल सकते हैं हम धीरे धीरे घटना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से प्राथमिक डीसी शंट जनरेटर होते हैं। अब जो हमारे समांतर ऑपरेशन होते हैं, देखो जब भी हम शंट फील्ड वाइंडिंग की बात करें, इसको हम शंट जनरेटर में और यहाँ पर देखो कंपाउंड जनरेटर में क्या करते हैं, आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो प्राथमिक पूछ रहा है इसमें डीसी, तो एक तो इसका आंसर हो जाएगा शंट जनरेटर, सीरीज में तो होता ही नहीं है। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, देखो इसका यौगिक जनरेटर मशीनों में जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका क्या होगा, दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, क्योंकि शंट ऑपरेशन हम दोनों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक आर्क वेल्डिंग में स्थिर आर्क प्राप्त करने के लिए निम्न का उपयोग करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, देखो स्थिर आर्क प्रदान करने के लिए हम यूज करते थे यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड का। तो डिफरेंशियल कंपाउंड को ही हम बोलते हैं देखो अवकल यौगिक जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। अवकल यौगिक जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डीसी कंपाउंड जनरेटर की शंट फील्ड का प्रतिरोध होगा। देखो जो शंट फील्ड का प्रतिरोध होता है ये ज़्यादा होता है आर्मेचर और सीरीज से। अगर इसकी बात करें तो ये होता है लगभग हमारा 100 ओम के समथिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 100 ओम।